दोस्तों आज का टॉपिक है सिंधु सभ्यता का पतन। तो जानेंगे हम कि आखिरकार इतनी विकसित सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ। ठीक है, तो आज हम सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों को जानेंगे। ठीक है, सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों को। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या रहेगा? सिंधु सभ्यता का पतन। सिंधु सभ्यता का पतन। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? सिंधु सभ्यता का पतन। तो आज के टॉपिक में हम सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब ये जो पतन है, तो पतन को हम दो प्रकार से देख सकते हैं कि एक तो है पतन क्या है, घटना है। पतन क्या है? घटना है। या पतन एक प्रक्रिया है। तो क्या पतन एक घटना है या प्रक्रिया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि जो सिंधु सभ्यता के पतन है वो पतन किस प्रकार से हुआ था। सिंधु सभ्यता का पतन किस प्रकार से हुआ था, क्या वो घटना है या प्रक्रिया है। तो इसे दो तरीके से बांट के पढ़ेंगे हम। घटना का अर्थ क्या होता है यहाँ कि एकाएक घटी हो, एकाएक। तो एकाएक जो घटी हो उसे क्या कहा जाता है? घटना कहा जाता है। जबकि प्रक्रिया निरंतर चलने वाली होती है, निरंतर चलने वाली होती है। ठीक है, तो प्रक्रिया क्या होती है? प्रक्रिया निरंतर चलने वाली होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पतन का क्या तात्पर्य है? पतन का क्या तात्पर्य है? तो प्रश्न क्या है कि पतन का क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो पतन का क्या तात्पर्य है? तो पतन का तात्पर्य यहाँ के जो सभ्यता की विशेषताएं होती हैं, किसी भी सभ्यता की मूल विशेषताएं जब समाप्त हो जाती हैं तो यहाँ जो है पतन का, किसी भी पतन का तात्पर्य क्या है कि सभ्यता की विशेषताओं का समाप्त हो जाना। विशेषताओं का समाप्त हो जाना। ठीक है, तो पतन का तात्पर्य क्या है यहाँ? पतन का तात्पर्य है कि किसी सभ्यता की विशेषताओं का समाप्त हो जाना। ठीक है, तो आज हम सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पतन से मतलब है कि घटना है या प्रक्रिया है। तो जो घटना होती है वो एकाएक होती है, प्रक्रिया है वो निरंतर चलने वाली होती है। ठीक है, फिर हमने देखा कि पतन का तात्पर्य क्या है यहाँ। तो किसी भी सभ्यता की विशेषताओं का समाप्त हो जाना क्या है? पतन है। जैसे हम सिंधु सभ्यता की विशेषताएं देखें, मूल विशेषताएं देखें सिंधु सभ्यता की, तो सिंधु सभ्यता की मूल विशेषताएं क्या है? तो सबसे बड़ी विशेषता उसकी क्या है? तो सबसे बड़ी विशेषता है उसका नगरीकरण। ठीक है, तो जैसे नगरीकरण समाप्त हो जाए। ठीक है, उसके बाद देखें हम कि सिंधु सभ्यता के जो घर बने हुए हैं और जो सड़कें बनी हुई हैं, नालियां बनी हुई हैं, तो नालियां और सड़कें जिस पद्धति पर आधारित हैं, ग्रिड पद्धति पर आधारित हैं, वो अगर समाप्त हो जाती हैं तो हम कहेंगे कि सिंधु सभ्यता का पतन है। ठीक है, तो किसी भी सभ्यता की मूल विशेषताओं का समाप्त हो जाना क्या है? उस सभ्यता का पतन है। ठीक है, आज वर्तमान के दौर में देखें हम, अभी जो है 2020 में कोरोना आया था, उसके बाद में फिर आया 2021 में कोरोना। तो उस टाइम पे देखें हम कि कोरोना जैसी महामारी के कारण क्या था कि जो देखें कि मान लीजिए कोरोना का प्रभाव शहरी क्षेत्रों में होता। ठीक है, अब शहरी क्षेत्रों में अधिक होता तो शहरी जो लोग हैं वो शहर से पलायन कहाँ करते? गांव की तरफ करते। और जो शहरी जीवन है यहाँ, जैसे रोडों की लंबाई चौड़ाई है, इतनी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, वहीं जो है गांव में रहकर कच्चे घरों में रहें। ठीक है, क्या करें? कच्चे घरों में रहें वहाँ। और जब वो खान पीन में परिवर्तन हो, शहर में क्या चलता है? शहर में पिज्जा बर्गर चलते हैं, चाउ माऊ चलता है। शहर गांव में क्या है? दूध दलिया चलता है, रोटी सब्जी चलती है। तो जब किसी सभ्यता की जो मूल विशेषताएं होती हैं दोस्तों, जब किसी सभ्यता की मूल विशेषताएं समाप्त हो जाती हैं तब हम कहेंगे कि उस सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है, जैसे सिंधु सभ्यता की मूल विशेषताएं थी
वो समाप्त हो गई, तो हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है। अब सिंधु सभ्यता के पतन के बाद देखें हम कि जो वैदिक सभ्यता आती है, तो वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता है, वो ग्रामीण सभ्यता है। तो कहीं जो है हमें जो नगरीय सभ्यता के प्रमाण प्राप्त होते हैं, वैदिक सभ्यता में नहीं होते। तो इससे पूर्व, वैदिक सभ्यता से पूर्व जो है सिंधु सभ्यता समाप्त हो चुकी है। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर और शुरुआत करते हैं हम अपने पतन पर। ठीक है, पतन के कारणों पर। तो सिंधु सभ्यता के पतन के कारण, ठीक है, क्या देखेंगे हम, पतन के कारण देखेंगे। ठीक है, सिंधु सभ्यता के पतन के कारण। तो पतन को जो है दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे हम। एक है आकस्मिक पतन, आकस्मिक, आकस्मिक पतन। ठीक है, एक क्या है, आकस्मिक पतन, और दूसरा है क्रमिक पतन, क्रमिक पतन। ठीक है, तो किसी भी सभ्यता का जो पतन है वो आकस्मिक पतन हो सकता है और क्रमिक पतन हो सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आकस्मिक पतन के अंतर्गत क्या आएगा, आकस्मिक पतन के अंतर्गत क्या आएगा। तो एक आएगा जो है, इसे छोटा करते हैं थोड़ा, आकस्मिक पतन में क्या आएगा कि आर्यों का आक्रमण, आर्यों का, आर्यों का आक्रमण। ठीक है, तो आर्यों का आक्रमण पहले पढ़ेंगे हम। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम आकस्मिक कारण में बाढ़, क्या, बाढ़, तो नदियों में आने वाली बाढ़ जो है आकस्मिक कारण जो है दूसरा पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे कि मलेरिया, उसके बाद क्या देखेंगे, मलेरिया जैसी महामारी, मलेरिया जैसी महामारी देखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या देखेंगे, आर्यों का आक्रमण देखेंगे, उसके बाद जो है बाढ़ देखेंगे, उसके बाद मलेरिया देखेंगे, उसके बाद देखेंगे भौतिक रासायनिक परिवर्तन। क्या देखेंगे, भौतिक रासायनिक परिवर्तन, भौतिक, भौतिक रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद देखेंगे भूतात्विक परिवर्तन, भूतात्विक परिवर्तन। ठीक है, तो भूतात्विक परिवर्तन, तो आर्यों का आक्रमण, बाढ़, मलेरिया, भौतिक रासायनिक परिवर्तन और भूतात्विक परिवर्तन, इसे हम आकस्मिक पतन के अंतर्गत रखेंगे। आकस्मिक माने अचानक से, एकदम से, एकाएक जो है। तो आर्यों ने एकाएक आक्रमण किया, उसके कारण जो है सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। इस तरीके से पढ़ेंगे। बाढ़ आई, अचानक जो है बाढ़ आई, एकाएक बाढ़ आई, उसके कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। मलेरिया जैसी महामारी, महामारी जो है अचानक आती है, तो इस तरीके से जो है हम आकस्मिक पतन में देखेंगे। भौतिक रासायनिक परिवर्तन और भूतात्विक परिवर्तन, अभी हम चर्चा करेंगे इसके बारे में, भौतिक रासायनिक परिवर्तन और भूतात्विक परिवर्तन। ठीक है, भूतात्विक परिवर्तन को ही जल प्लावन या विवर्तनीय विक्षोभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, भूतात्विक परिवर्तन को ही जल प्लावन या विवर्तनीय विक्षोभ कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखें हम कि जो क्रमिक पतन है, क्रमिक पतन में क्या आएगा, तो नदियों के मार्ग में परिवर्तन, नदियों के, नदियों के मार्ग में परिवर्तन। तो नदियों के मार्ग में परिवर्तन जो है, नदियों के मार्ग में परिवर्तन के कारण जो है इस सभ्यता का पतन हुआ। दूसरा पढ़ेंगे हम जलवायु परिवर्तन। क्या पढ़ेंगे, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन। उसके बाद देखेंगे हम पारिस्थितिकीय परिवर्तन, पारिस्थितिकीय, पारिस्थितिकीय परिवर्तन। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे
पतन को जो है दो भागों में बांट के पढ़ेंगे, एक आकस्मिक पतन और एक क्रमिक पतन। ठीक है, आकस्मिक पतन में क्या क्या आएगा, तो आर्यों का आक्रमण, बाढ़, मलेरिया जैसी महामारी आएगी उसमें। ठीक है, भौतिक रासायनिक परिवर्तन, भूतात्विक परिवर्तन जिसे ही जल प्लावन या क्या कहा जाता है, विवर्तनीय विक्षोभ कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्रमिक पतन को देखेंगे कि नदियों के मार्ग में परिवर्तन, क्या, नदियों के मार्ग में परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकीय परिवर्तन। ठीक है, अब जो सबसे पहला है हमारा वो है आर्यों का आक्रमण। क्या है, आर्यों का आक्रमण। ठीक, आर्यों का आक्रमण। ठीक है, तो आर्यों के आक्रमण को ही बाह्य आक्रमण कह दो या विदेशी आक्रमण कह दो। तो आर्यों का आक्रमण या बाह्य आक्रमण या विदेशी आक्रमण। ठीक है, अब आर्यों का आक्रमण कहने वाले विद्वान कौन कौन से हैं, आर्यों का आक्रमण कहने वाले विद्वान कौन कौन से हैं, तो गार्डन चाइल्ड, ठीक है, मार्टिमर व्हीलर, तो गार्डन चाइल्ड, मार्टिमल व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट, आरपी चंद्रा। ठीक है, तो कौन कौन है, गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट और आरपी चंद्रा। तो इन लोगों ने क्या बताया कि जो सिंधु सभ्यता का पतन है वो आर्यों के आक्रमण के फलस्वरूप हुआ था। आर्यों ने आक्रमण किया, आर्यों और सिंधु सभ्यता के लोगों के बीच में युद्ध हुआ, उस युद्ध के बाद में जो है आर्यों का पतन हुआ और उसके बाद में वैदिक सभ्यता का आरंभ हुआ। तो ये कौन कौन कहते हैं, गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट और आरपी चंद्रा। ठीक, अब ये किन आधारों पर ये कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन है वो आर्यों के आक्रमण के फलस्वरूप हुआ। ठीक है, तो ये आधार क्या बताते हैं, तो पहला जो आधार है वो कहते हैं कि मोहनजोदड़ो से, कहां से, मोहनजोदड़ो से कहां से, मोहनजोदड़ो से 42 नरकंकाल मिले हैं। कितने नरकंकाल मिले हैं, 42। तो 42 नरकंकाल मिले हैं कहां से, मोहनजोदड़ो से। और इन 42 नरकंकालों पर क्या है, धारदार घाव है। इन 42 नरकंकालों पर धारदार घाव है, धारदार घाव। ठीक है, तो इन 42 नरकंकालों पर धारदार घाव है। तो इससे अनुमान लगाया गया है कि आर्यों ने आक्रमण किया होगा और तलवार जैसे शस्त्र के द्वारा इनको जो है मारा होगा। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के पतन के पीछे ये जो लोग हैं वो आर्यों के आक्रमण को जो है अपना आधार मानते हैं कि आर्यों ने आक्रमण किया जिसके फलस्वरूप जो है सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। पहला जो क्या तर्क देते हैं, पहला तर्क देते हैं कि जो है मोहनजोदड़ो में जो है 42 नरकंकाल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में 42 नरकंकाल प्राप्त हुए हैं जिन पर धारदार घाव है। तो इस आधार पर जो है आर्यों के आक्रमण को जो है सिंधु सभ्यता का पतन मानते हैं। ठीक है, अब हम देखें कि इस जो तर्क दिया है इस तर्क का खंडन करें हम कि मोहनजोदड़ो से केवल 42 नरकंकाल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब सिंधु सभ्यता की जो है, किसकी, सिंधु सभ्यता की जनसंख्या, सिंधु सभ्यता की जो खंडन है, ये क्या है, तो सिंधु सभ्यता की जनसंख्या कितनी है दोस्तों, तो सिंधु सभ्यता की जो जनसंख्या है, सिंधु सभ्यता की जनसंख्या है 40 लाख। सिंधु सभ्यता की जनसंख्या कितनी है, 40 लाख। अब ये बताओ कि संपूर्ण सिंधु सभ्यता का जो पतन है
वो हम कैसे मान सकते हैं, क्योंकि सिंधु सभ्यता की जो जनसंख्या है वो है 40 लाख, ठीक है। और जबकि मोहनजोदड़ो से हमें जो नरकंकाल प्राप्त हुए हैं वो कितने हुए हैं, वो केवल जो है 42 नरकंकाल प्राप्त हुए हैं। तो इन 42 नरकंकालों के आधार पर हम कैसे कह सकते हैं कि संपूर्ण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया, ठीक है। हम ये भी नहीं कह सकते कि जो है मोहनजोदड़ो का पतन जो है आर्यों के आक्रमण के फलस्वरूप हुआ, ठीक है। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि जो है मोहनजोदड़ो की जो जनसंख्या है वो लगभग 41,000 है, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो की जनसंख्या है वो 41,000 है। तो इस आधार पर जो है हम इस बात का खंडन कर सकते हैं कि जो है आर्यों के आक्रमण के फलस्वरूप इस सभ्यता का पतन नहीं हुआ था, ठीक है। अब अगली बात देखें हम कि तो एक चीज और है कि जब आधुनिक शोध हुए, क्या हुआ, आधुनिक शोध, तो दूसरा खंडन देखें कि आधुनिक शोधों से भी हमें पता चला, आधुनिक शोधों से भी, आधुनिक शोधों से भी हमें पता चला कि ये जो नरकंकाल है, ये नरकंकाल अलग अलग काल से संबंधित हैं, अलग अलग काल से क्या है, संबंधित है, ठीक है, संबंधित हैं, ठीक है। तो इसके खंडन के दो आधार हैं कि सिंधु सभ्यता की जो जनसंख्या है वो 40 लाख है, तो मात्र हम केवल जो है 42 नरकंकाल के आधार पर हम कैसे कह सकते हैं कि जो है सिंधु सभ्यता का पतन हुआ होगा, ठीक है। दूसरा है कि आधुनिक शोधों से भी हमें पता चला है कि ये जो नरकंकाल मिले हैं मोहनजोदड़ो से वो अलग अलग काल के नरकंकाल हैं, किस किस काल के, अलग अलग काल के जो है नरकंकाल हैं, ठीक है। अब जो गार्डन चाइल्ड, मार्टिमल व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट और आरपी चंद्रा एक और आधार, एक और तर्क देते हैं, एक आधार और देते हैं। वो आधार क्या है कि हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से, दूसरा जो है तर्क है ये कि हड़प्पा से जो है कब्रिस्तान एच प्राप्त हुआ है, कब्रिस्तान एच, ठीक है। तो हड़प्पा से कब्रिस्तान एच प्राप्त हुआ है, और ये जो कब्रिस्तान है वो परवर्ती हड़प्पा काल से संबंधित है, परवर्ती, किस काल से संबंधित है, परवर्ती हड़प्पा काल से संबंधित है। और इसमें जो कंकाल पाया गया है वो किसी, इसमें जो कब्रिस्तान एच है इसमें जो कंकाल पाया गया है वो किसी आक्रमणकारी का माना गया है, किसका, आक्रमणकारी का कंकाल, ठीक है। तो इससे जो कंकाल प्राप्त हुआ है वो आक्रमणकारी का कंकाल माना गया है, ठीक है। तो ये हड़प्पा से कब्रिस्तान एच प्राप्त हुआ है जो परवर्ती हड़प्पा से संबंधित है। यहाँ से जो कंकाल प्राप्त हुआ है वो आक्रमणकारी का कंकाल माना गया है, मतलब आर्य आर्य आर्यों का जो है कंकाल माना गया है। तो इस आधार पर ये क्या कहते हैं, कौन कौन, गार्डन चाइल्ड, स्टुअर्ट पिगट, मार्टिमल व्हीलर, आरपी चंद्रा क्या कहते हैं कि जो है आर्यों के आक्रमण के फलस्वरूप जो है सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था, ठीक है। तो आर्यों के आक्रमण के फलस्वरूप सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था। अब इस बात का खंडन हम किस आधार पर कर सकते हैं, इसका अगर हम खंडन करें, इसका हम खंडन करें कि कार्बन डेटिंग पद्धति है, कौन सी पद्धति, कार्बन डेटिंग पद्धति, ठीक है। तो कार्बन डेटिंग पद्धति देखें हम, तो जो सिंधु सभ्यता का टाइम पीरियड है, सिंधु सभ्यता, तो सिंधु सभ्यता का टाइम पीरियड कब से कब तक है, 2350 से लेकर जो है 2350 ईसा पूर्व से लेकर जो है कब तक है, 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक, 1750 ईसा पूर्व तक, ठीक है। वही वैदिक सभ्यता की बात करें, जो वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड कब से कब तक है, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो 1500 ईसा पूर्व से है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर कब तक है, 600 ईसा पूर्व तक, 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है।
तो हम देखें कि सिंधु सभ्यता का जो पतन है वो कब हो रहा है, 1750 ईसा पूर्व में। ठीक है, सिंधु सभ्यता का पतन कब हो रहा है, पूरी तरीके से सिंधु सभ्यता का पतन कब हुआ है, 1750 ईसा पूर्व में। ठीक है, वहीं वैदिक सभ्यता का आरंभ कब से कब तक, कब से हुआ है, तो वैदिक सभ्यता का आरंभ हुआ है 1500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितने साल का अंतर है, तो 250 साल का अंतर है, 250 साल का जो है अंतर है। ठीक है, तो 250 साल का अंतर देखने को मिल रहा है कि नहीं, 1750 ईसा पूर्व, इधर जो है वैदिक सभ्यता कब से प्रारंभ हुई थी, 1500 ईसा पूर्व से। तो इन 250 सालों के बीच में देखें हम कि ये 250 साल का अंतर दे रहे हैं इधर, और जो आक्रमणकारी का कंकाल प्राप्त हुआ है हमें, तो जो है कहीं ना कहीं ये अंतर देखने को मिल रहा है कि ये जो है आर्यों का किस प्रकार से जो है कंकाल हो सकता है, क्योंकि सिंधु सभ्यता का पतन तो जो है कब हो चुका था, 1750 ईसा पूर्व में हो चुका था, बल्कि आर्य तो आए थे कब, 1500 ईसा पूर्व में। कब आए थे, 1500 ईसा पूर्व में। तो ये जो आक्रमणकारी का कंकाल माना गया है, वो किस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो है सिंधु सभ्यता का जो पतन किया है इसने। ठीक है, अब जो है अगला देखें हम, अगला क्या है, अगला देखें हम इसी में कि ऋग्वेद में अब साहित्यिक साक्ष्य दिए हैं इन लोगों ने, क्या दिया है, साहित्यिक साक्ष्य, और बताया है कि ऋग्वेद में शब्द मिला है क्या, हरियूपिया, हरियूपिया। तो ऋग्वेद में शब्द मिला है हरियूपिया, और हरियूपिया शब्द का अर्थ निकाला है इन लोगों ने हड़प्पा। क्या निकाला है, हड़प्पा। ठीक है, और ऋग्वेद में बताया है कि हरियूपिया को नष्ट किसने किया था, इंद्र ने। हरियूपिया को नष्ट किसने किया था, इंद्र ने। तो नष्ट किसने किया है, हरियूपिया को इंद्र ने। ठीक है, तो इंद्र ने जो है हरियूपिया को नष्ट किया है। अब इंद्र को ऋग्वेद में क्या कहा जाता है, इंद्र को ऋग्वेद में क्या कहा जाता है, ऋग्वेद में। ठीक है, तो इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर कहा जाता है, पुरंदर कहा जाता है, और वृत्तासुर हंता कहा जाता है, वृत्तासुर हंता कहा जाता है। अब ऋग्वेद में पुरंदर और वृत्तासुर हंता क्यों कहा जाता है, पुरंदर का अर्थ क्या होता है, यहाँ दुर्गों को नष्ट करने वाला, दुर्गों को नष्ट करने वाला। ठीक है, वहीं वृत्तासुर हंता का अर्थ क्या होता है कि वृत्तासुर का वध कर, वृत्तासुर का वध कर या वृत्तासुर की हत्या कर, वृत्तासुर की हत्या कर जल को मुक्त कराने वाला, जल को मुक्त कराने वाला। ठीक है, तो ये साहित्यिक साक्ष्य क्या देते हैं, कौन लोग, मार्टिमर, व्हीलर, स्टुअर्ट, पिगट, आरपी, चंद्रा, गार्डन चाइल्ड के ऋग्वेद में हरियूपिया शब्द है, और हरियूपिया की पहचान इन लोगों ने हड़प्पा से की है, और ऋग्वेद में कहा गया है कि हरियूपिया को नष्ट किसने किया है, इंद्र ने, क्योंकि इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है और वृत्तासुर हंता कहा गया है। ठीक है, तो दुर्गों को नष्ट करने वाला, पुरंदर का अर्थ क्या है, दुर्गों को नष्ट करने वाला या पुरों को नष्ट करने वाला। और हड़प्पा सभ्यता में हम देखें कि जो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र है या नगर है, वो दो भागों में बटे हुए थे, एक निचला नगर और जो है पश्चिम में जो है दुर्गीकरण हुआ करता था, पश्चिमी दुर्ग। ठीक है, तो यहाँ जो है पुरंदर कहा गया है दुर्गों को नष्ट करने वाला, क्योंकि दुर्ग देखे भी गए हैं पश्चिम में जो है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत। ठीक है, उसी प्रकार से वृत्तासुर हंता का अर्थ क्या है यहाँ कि जो है इंद्र ने, किसने, इंद्र ने किसे नष्ट किया, मोहनजोदड़ो को, या मोहनजोदड़ो स्थित जो है, मोहनजोदड़ो स्थित बांध को नष्ट कर, बांध को नष्ट कर, इंद्र ने मोहनजोदड़ो स्थित बांध को नष्ट कर जल को मुक्त कराया। किसे मुक्त कराया, जल को मुक्त कराया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आधार मानते हैं। ठीक है, संभव है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के उपरांत
ठीक है। अगर हम इसका आधार जाने कि इसका निष्कर्ष क्या निकले, तो संभव है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के उपरांत जो है कुछ बचे हुए दुर्ग होंगे या कुछ जो है जनसंख्या बची होगी, तो उसके बाद में जो है इन लोगों ने जो है उनको नष्ट किया होगा। किसने? आर्यों ने। ठीक है। अब इसके बाद जो है अगला देखें कि अगला क्या है, तो इसी में जो है आर्यों के आक्रमण की अवधारणा आती है। क्या आती है? आर्यों के आक्रमण की जो अवधारणा है वो कहीं ना कहीं साम्राज्यवादी उद्देश्य से प्रेरित है। आर्यों के आक्रमण की जो अवधारणा है, आर्यों के आक्रमण की अवधारणा, आर्यों के आक्रमण की अवधारणा साम्राज्यवादी उद्देश्य से प्रभावित है। क्या है? साम्राज्यवादी उद्देश्य से प्रभावित है। ठीक है। तो जैसे जो भारत में अंग्रेज आए थे, तो अंग्रेजों का कहना था, मतलब जो मार्टिमर व्हीलर है, स्टुअर्ट पिगट है, आरपी चंद्रा है, ठीक है, गार्डन चाइल्ड है, तो इन लोगों का कहना है कि जिस प्रकार से जो है आर्य लोग अर्थात जो है हम लोग, मतलब तुम लोग, उनका कहना क्या था कि तुम लोग जो है सिंधु सभ्यता का पतन किया तुम लोगों ने, और उसके बाद में जो है अपनी वैदिक सभ्यता जो है बसाई थी। उसी प्रकार से जो है हम लोग आए हैं। ठीक है कि नहीं? हम लोग आपके ऊपर शासन कर रहे हैं, तो आपको फिर किस बात का वो। तो ये साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं, ये अपने शासन को जो है उचित ठहराने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है। क्या कर रहे हैं? ये अपने शासन को उचित ठहराने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। अब जो है अगला मत देखें हम कि अगला मत क्या है, तो अगला मत है बाढ़। क्या है? बाढ़। तो जो नदियों की बाढ़ है, वो बाढ़ किसने बताया, बाढ़ को किसने आक्रमण बताया, मतलब कि बाढ़ के कारण जो है सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था। तो बाढ़ में देखे हम कि जॉन मार्शल। कौन? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल एक। ठीक है। उसके बाद देखें एस आर राव। एस आर राव। उसके बाद अर्नेस्ट मैके। कौन? अर्नेस्ट मैके। ठीक है। तो जॉन मार्शल, एस आर राव और अर्नेस्ट मैके, जॉन मार्शल, एस आर राव और अर्नेस्ट मैके ने जो है बाढ़ को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण माना। उन्होंने क्या तर्क दिया कि जॉन मार्शल ने जब जो है जॉन मार्शल के समय में ही जो है, जब जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे, उसी समय मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी। तो मोहनजोदड़ो से मिट्टी की 7 लेयरें मिली हैं। किसकी? मिट्टी की। तो मोहनजोदड़ो से मिट्टी की 7 लेयर प्राप्त हुई हैं। ठीक है। तो मोहनजोदड़ो से मिट्टी की 7 लेयर प्राप्त हुई हैं। वहीं जो है लोथल से, लोथल, क्योंकि लोथल की खोज और उत्खनन किसने किया था? एस आर राव ने। तो लोथल से जो है मिट्टी की 3 लेयरें प्राप्त हुई हैं। मिट्टी की 3 लेयर प्राप्त हुई हैं। कहां से? लोथल से। इसी प्रकार से जो है अर्नेस्ट मैके ने किसकी खोज की थी? चनुदड़ो की उत्खनन। अर्नेस्ट मैके ने किसका उत्खनन किया था? चनुदड़ो का। ठीक है। चनुदड़ो। तो अर्नेस्ट मैके ने जो है चनुदड़ो का उत्खनन किया था। तो इसी प्रकार से जो है, इसी प्रकार से यहां पर भी मिट्टी की लेयर प्राप्त हुई है। मिट्टी की लेयर प्राप्त हुई है। प्राप्त हुई है। ठीक है। तो बाढ़ बाढ़ को जो है सिंधु सभ्यता के पतन का कारण कौन मानते हैं? तो जॉन मार्शल है, एस आर राव है और अर्नेस्ट मैके। कौन कौन? जॉन मार्शल, एस आर राव और अर्नेस्ट मैके। जॉन मार्शल ने जब जॉन मार्शल जो है भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे, उस समय मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी। तो मोहनजोदड़ो से मिट्टी की 7 लेयरें प्राप्त हुई हैं। वहीं जो है लोथल से मिट्टी की कितनी लेयर प्राप्त हुई हैं? 3। इसी प्रकार से जो है चनुदड़ो से भी, इसी प्रकार से जो है चनुदड़ो से भी मिट्टी की लेयरें प्राप्त हुई हैं। ठीक है। तो जब नदियां आती हैं तो अपने साथ क्या लाती हैं? मलबे को लाती हैं, या जो है अवसाद को लाती हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से अवसाद लाती हैं। अब जब नदियां जो है
नदियों में जो है बाढ़ आती है, तो बाढ़ के कारण जो है जो अवसाद होता है वो आसपास के क्षेत्रों में बिछा दिया जाता है नदियों के द्वारा। ठीक है। अब ये अवसाद जो है एक बार बिछ गया, एक बार बाढ़ आई, उसके बाद दूसरी बार बाढ़ आई। ठीक है। अब दूसरी बार बाढ़ आने से पहले जो है जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए ऊंचे ऊंचे टीलों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की संरचना हमें प्राप्त हुई है, ठीक है, सिंधु सभ्यता से। अब फिर भी जो है बाढ़ आना शुरू हुई, तो द्वारा से बाढ़ आई, द्वारा से फिर जो है मिट्टी की लेयर बिछ गई, फिर आई। इस प्रकार से जो है मोहनजोदड़ो से हमें मिट्टी की 7 बार या मिट्टी की 7 लेयरें प्राप्त हुई हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो मोहनजोदड़ो का जो पतन है वो किस कारण हुआ होगा, तो मोहनजोदड़ो का पतन है वो बाढ़ के कारण हुआ होगा। ठीक है। इसी प्रकार से एस.आर. राव ने लोथल की खोज की, और लोथल से जो है मिट्टी की 3 लेयरें प्राप्त हुई, तो उन्होंने भी कहा कि बाढ़ बाढ़ जो है सिंधु सभ्यता के पतन का कारण था। इसी प्रकार से अर्नेस्ट मैके ने चनुदड़ो का उत्खनन किया, तो उन्होंने कहा कि इसी प्रकार की जो लेयर प्राप्त हुई है, तो इस आधार पर जो है बाढ़ सिंधु सभ्यता के पतन का कारण मान सकती है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता के पतन का सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या है, तो जो आपको बाढ़ पर निशान मारना है। ठीक है। तो बाढ़ सिंधु सभ्यता के पतन का सबसे प्रमुख कारण है। ठीक है। बाढ़ सिंधु सभ्यता के पतन का सबसे बड़ा कारण है या सबसे प्रमुख कारण है। इसके बाद बात करेंगे हम आकस्मिक पतन में ही किसकी, मलेरिया की। किसकी, मलेरिया। मलेरिया या महामारी। तो मलेरिया या महामारी किसने सिंधु सभ्यता के पतन का कारण बताया, तो के.यू.आर. कैनेडी। के.यू.आर. कैनेडी। तो के.यू.आर. कैनेडी ने मलेरिया जैसी महामारी को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण माना। और क्यों माना इन्होंने मलेरिया को, क्योंकि मोहनजोदड़ो से हमें मोहनजोदड़ो से कुछ नरकंकाल प्राप्त हुए हैं, कुछ नरकंकाल मिले हैं, जिसमें मलेरिया जैसी महामारी के अवशेष दिखाई देते हैं, अवशेष दिखाई देते हैं। ठीक है। तो मलेरिया को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण किसने माना, तो के.यू.आर. कैनेडी ने। और के.यू.आर. कैनेडी ने किस आधार पर मलेरिया को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण माना, तो मोहनजोदड़ो से कुछ नरकंकाल प्राप्त हुए हैं। उन नरकंकालों की जब खोजबीन जांच पड़ताल की गई, तो पता चला कि मलेरिया जैसी महामारी के कारण जो है इन लोगों की जो है डेथ हुई होगी। तो इस आधार पर जो है के.यू.आर. कैनेडी कहते हैं कि मलेरिया के कारण कहीं ना कहीं सिंधु सभ्यता का पतन हुआ होगा। ठीक है। तो लेकिन कुछ नरकंकालों के आधार पर ही हम कैसे कह सकते हैं कि जो है संपूर्ण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया, क्योंकि सिंधु सभ्यता तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। उसकी जनसंख्या लगभग 40 लाख जनसंख्या है उसकी। तो हम किस आधार पर कह सकते हैं, मतलब कुछ ही नरकंकालों के आधार पर कैसे कह सकते हैं कि संपूर्ण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया, तो इस बात को हम पूरी तरीके से नकार सकते हैं दोस्तों। ठीक है। इसके बाद हम मलेरिया के बाद में देखें हम भौतिक रासायनिक परिवर्तन। क्या, भौतिक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। तो भौतिक रासायनिक परिवर्तन सिंधु सभ्यता के पतन का कारण किसने कहा है, भौतिक रासायनिक परिवर्तन, तो रूसी विद्वान है एम दिमित्रियेव। ठीक है। तो भौतिक रासायनिक परिवर्तन को अदृश्य गाज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अदृश्य गाज। ठीक है। तो अदृश्य गाज आए या जो है भौतिक रासायनिक परिवर्तन आए, एक ही बात है। और इस अदृश्य गाज या भौतिक रासायनिक परिवर्तन को जो है सिंधु सभ्यता के पतन का कारण किसने कहा है, तो रूसी विद्वान है एम दिमित्रियेव। रूसी विद्वान एम दिमित्रियेव।
ठीक है। तो रूसी विद्वान एम दिमित्रियेव ने भौतिक रासायनिक परिवर्तन को सिंधु सभ्यता का पतन का कारण माना, या अदृश्य काज को जो है सिंधु सभ्यता के पतन का कारण माना। और एम दिमित्रियेव कहते हैं कि एकाएक अचानक रूप से यहाँ जो है 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हुई। कितनी? 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हुई। कहाँ? सिंधु सभ्यता में। तो एकाएक जो है 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हुई और सिंधु सभ्यता का जो है पतन हो गया। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से महाभारत में जो है एक बहुत बड़ा भौतिक रासायनिक परिवर्तन हुआ था, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, उसी प्रकार से जो है सिंधु सभ्यता में भी एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था और जो है अंततः सिंधु सभ्यता का जो है पतन हो गया। ठीक है। ये बात कौन करती है? तो रूसी विद्वान एम दिमित्रियेव, रूसी विद्वान एम दिमित्रियेव। ठीक है। इसके बाद में जो अगला है भूतात्विक परिवर्तन। भूतात्विक परिवर्तन या जल प्लावन, ठीक है, या विवर्तन या विक्षोभ। अगला क्या है? भूतात्विक परिवर्तन। भूतात्विक परिवर्तन, ठीक है, भूतात्विक परिवर्तन या जल प्लावन, या जल प्लावन। ठीक है। तो भूतात्विक परिवर्तन या जल प्लावन या विवर्तनीय विक्षोभ, विवर्तनीय विक्षोभ। ठीक है। एक ही बात है ये, भूतात्विक परिवर्तन, जल प्लावन और विवर्तनीय विक्षोभ। ठीक है। तो भूतात्विक परिवर्तन के कारण जो है सिंधु सभ्यता का पतन हुआ, ये कौन लोग कहते हैं? तो एम आर साहनी। कौन? एम आर साहनी, एम आर साहनी। और कौन कहते हैं कि भूतात्विक परिवर्तन के कारण जो है सिंधु सभ्यता का पतन हुआ? तो राइक्स, राइक्स। ठीक है। तो एम आर साहनी और राइक्स कहते हैं कि भूतात्विक परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का परिवर्तन मतलब पतन हुआ। इनके अनुसार विवर्तनीय हलचलों के कारण भूमि का स्तर ऊपर उठ गया। ये क्या कहते हैं? इन्होंने क्या कहा? तो इनके अनुसार विवर्तनीय हलचलों के कारण, विवर्तनीय हलचलों के कारण भूमि का स्तर ऊपर उठ जाने से मोहनजोदड़ो में स्थित बांध, तो मोहनजोदड़ो में स्थित बांध नष्ट हो गया और पानी किसी खास जगह पर रुक गया। ठीक है। तो भूतात्विक परिवर्तन या जल प्लावन या विवर्तनीय विक्षोभ सिंधु सभ्यता के पतन का कारण कौन कहते हैं? तो एम आर साहनी और राइक्स। तो ये लोग क्या कहते हैं कि विवर्तनीय हलचलों के कारण जो है भूमि का स्तर ऊपर उठ गया, जिसके कारण जो मोहनजोदड़ो में सिंधु नदी पर स्थित बांध था वो नष्ट हो गया और उसका जो है जल किसी खास जगह पर जाकर रुक गया। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है सिंधु सभ्यता के जो है कौन से कारण हुए? आकस्मिक कारण हुए। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि सिंधु सभ्यता के पतन के जो है क्रमिक कारण। ठीक है। तो क्रमिक कारण में जो पहला कारण पढ़ेंगे हम कि नदी मार्ग में परिवर्तन। कौन सा? नदी मार्ग में, ठीक है, ये क्रमिक पतन है। ठीक है। नदी मार्ग में परिवर्तन। ठीक है।
तो सिंधु सभ्यता के पतन का कारण क्या माना? नदी मार्ग में परिवर्तन। और नदी मार्ग में परिवर्तन किसने माना? तो H.T. लैम्ब्रेक और माधो स्वरूप वत्स। किसने माना नदी मार्ग में परिवर्तन? H.T. लैम्ब्रेक, H.T. लैम्ब्रेक, H.T. लैम्ब्रेक, ठीक है, और माधो स्वरूप वत्स, माधो स्वरूप वत्स, ठीक है, माधो स्वरूप वत्स। तो H.T. लैम्ब्रेक और माधो स्वरूप वत्स क्या कहते हैं कि नदी मार्ग में परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था। ठीक है, कैसे नदी मार्ग में परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ? ये कहते हैं कि जैसे रावी के मार्ग में परिवर्तन से, रावी के मार्ग में परिवर्तन से जो है हड़प्पा जो नामक स्थल है उसका पतन हुआ, क्योंकि हड़प्पा किस नदी के किनारे था? रावी नदी के किनारे। तो रावी के मार्ग परिवर्तन के कारण, रावी नदी के मार्ग परिवर्तन के कारण हड़प्पा का पतन हुआ। ठीक है, और घग्गर नदी के परिवर्तन के कारण, घग्गर नदी के मार्ग परिवर्तन के कारण जो है कालीबंगा का पतन हुआ, कालीबंगा का पतन हुआ। ठीक है, तो ये कौन लोग कहते हैं? H.T. लैम्ब्रेक और माधो स्वरूप वत्स। ठीक है, जब ऋग्वेद में जो सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है हमें, किस नदी का? सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है, तो पहले तो हम यही लगाते थे कि जो सरस्वती नदी है वो एक काल्पनिक नदी रही होगी, लेकिन जब मानचित्र के माध्यम से देखा गया तो इसकी उस नदी का एक रूट मैप मिला है हमें। तो जैसे ये भारत का मानचित्र देखें हम, कि ये जो मानचित्र है, ठीक है, ये यहाँ से जो है सिंधु नदी निकली है, यहाँ से जो है सतलज नदी इस सिंधु नदी से मिली है। ठीक है, ये सरस्वती नदी जो है हरियाणा, राजस्थान, गुजरात से होते हुए पाकिस्तान में गई है। कौन सी नदी? ये सरस्वती नदी। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये जो देखी वो कौन सी नदी है? सिंधु नदी। ठीक है, कौन सी नदी है? सिंधु। ये कौन सी है? ये सतलज है, सतलज। और ये कौन सी है? सरस्वती, सरस्वती। कौन सी नदी है? सरस्वती। ठीक है, तो सिंधु नदी ये गई है। ठीक है, सतलज नदी सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये सरस्वती नदी गई थी। तो जब आप मानचित्र या मैप के माध्यम से जो है पूरी तरीके से इसका जो है रूट मैप मिला है, प्रारंभ में तो यही माना जाता कि सरस्वती नदी है, जो वेदों में सरस्वती नदी का उल्लेख है वो कहीं ना कहीं जो है एक काल्पनिक रूप से माना गया है, लेकिन अब इसका जो है रूट मैप प्राप्त हुआ है हमें। तो जो सरस्वती नदी है उसे क्या कहा जाता था कब सिंधु सभ्यता में? तो घग्गर। क्या कहा जाता? घग्गर। और इसी को जो है जब पाकिस्तान में प्रवेश करती थी तो इसी को जो है सरस्वती नदी को ही क्या कहा जाता था? सरस्वती नदी को ही हाकरा कहा जाता था, हाकरा। ठीक है, तो सरस्वती नदी का नाम जो है भारत में देखेंगे तो घग्गर मिलेगा, वही जो है पाकिस्तान में देखेंगे तो क्या मिलेगा? हाकरा मिलेगा। ठीक है, वही इस प्रकार से यहाँ से जो है गंगा निकली है, और गंगा की एक सहायक नदी है क्या? यमुना। ठीक, अब वो प्रारंभ में क्या था जब सिंधु सभ्यता के टाइम पे, कि ये जो यमुना नदी है वो यमुना नदी जो है किसकी सहायक नदी थी? ये सरस्वती नदी की सहायक नदी थी। यमुना नदी किसकी सहायक थी? सरस्वती नदी की। वहीं जो सतलज नदी है वो किसकी सहायक थी? तो सरस्वती नदी की सहायक थी सतलज नदी। तो आज जो है यमुना गंगा की सहायक नदी है, वो सिंधु सभ्यता के टाइम पर जो है सरस्वती नदी की सहायक नदी हुआ करती थी। उसी प्रकार से जो है आज सतलज नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है, वो सिंधु सभ्यता के समय में जो है सरस्वती नदी की सहायक नदी हुआ करती थी। लेकिन समय बीतने के पश्चात जो है कहीं ना कहीं नदी मार्ग में परिवर्तन हुआ, और नदी मार्ग में परिवर्तन के कारण जो है, अब मान लीजिए ये यहाँ जो बसे थे, ऐसे कोई नदी निकली है यहाँ से, यहाँ घर बसा हुआ है या खेती बाड़ी होती है। ठीक है, अब यहाँ से जो है नदी इस तरीके से
मार्ग परिवर्तन हुआ नदी का, तो यहाँ जो घर है वो तो जो है इसको पलायन करना पड़ेगा या खाली करना पड़ेगा। तो यहाँ जो कृषि हो रही थी वो तो एक तरीके से बर्बाद हो गई, ठीक है। क्योंकि कृषि उत्पादन हेतु क्या चाहिए, अच्छे से जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी है वो उपजाऊ अधिक होती है। और क्या चाहिए, तो पानी चाहिए, तो जो है नदियों से जो है सिंचाई की सुविधा होती थी उन लोगों को। तो इस प्रकार से जो है नदी मार्ग में परिवर्तन सिंधु सभ्यता के पतन का कारण किन लोगों ने माना है, तो सिंधु सभ्यता के पतन का कारण नदी मार्ग में परिवर्तन H.T. लैम्ब्रिक और माधव स्वरूप वत्स ने नदी मार्ग में जो है परिवर्तन माना है। इसके बाद देखें हम कि जलवायु परिवर्तन, इसके बाद कौन सा है अगला, जलवायु परिवर्तन। तो सिंधु सभ्यता के पतन का अगला कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन। क्या है, जलवायु परिवर्तन। अब जलवायु परिवर्तन सिंधु सभ्यता के पतन का कारण किन लोगों ने माना है, तो ऑरेल स्टाइन, कौन, ऑरेल स्टाइन, ऑरेल स्टाइन और अमलानंद घोष, अमलानंद घोष, ठीक है। तो ऑरेल स्टाइन और अमलानंद घोष ने जलवायु परिवर्तन को जो है सिंधु सभ्यता के पतन का कारण माना है। और ये लोग कहते हैं कि जल की कमी के कारण, क्या कहते हैं, जल की कमी के कारण, क्या कहते हैं, जल की कमी के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ, सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। तो जल की कमी के कारण जो है सिंधु सभ्यता का पतन हुआ, ये कौन कहते हैं, तो ऑरेल स्टाइन कहते हैं, अमलानंद घोष कहते हैं। और ऑरेल स्टाइन और अमलानंद घोष ने क्या कहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जल की कमी के कारण जो है सिंधु सभ्यता का जो है पतन हुआ था। क्योंकि सिंधु सभ्यता देखें हम प्रारंभ में कहाँ थी, जो है सिंधु सभ्यता पश्चिम में थी। अब पश्चिम में जो है सूखा पड़ गया, पश्चिम में क्या हो गया, सूखा पड़ गया। अब यहाँ से जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं विस्थापित हो गए, तो विस्थापित होकर कहाँ आ गए, तो गंगा घाटी में आ गए, गंगा घाटी में, ठीक है। और आप देखेंगे ही कि वैदिक सभ्यता के जो लोग थे, आर्य लोग थे, वो प्रारंभ में कहीं ना कहीं पश्चिम में बसे हुए थे, पंजाब वाले बेल्ट में बसे हुए थे, सप्त सेंध प्रदेश में बसे हुए थे, फिर बाद में जो है गंगा घाटी में पहुंच गए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ऑरेल स्टाइन और अमलानंद घोष ने जो है जलवायु परिवर्तन को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण माना। अब अगला है पारिस्थितिकी असंतुलन। सिंधु सभ्यता के पतन का अगला कारण क्या है, पारिस्थितिकी असंतुलन, पारिस्थितिकी 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 तो अगला कारण क्या है, पारिस्थितिकी परिवर्तन। और पारिस्थितिकी परिवर्तन सिंधु सभ्यता के पतन का कारण किसने माना, तो फेयर सर्विस ने, फेयर सर्विस ने, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता के पतन का कारण पारिस्थितिकी असंतुलन किसने माना, पारिस्थितिकी असंतुलन है यहाँ, पारिस्थितिकी असंतुलन, असंतुलन। तो पारिस्थितिकी असंतुलन सिंधु सभ्यता के पतन का कारण किसने माना, तो फेयर सर्विस ने माना। और पारिस्थितिकी असंतुलन का मतलब क्या है, यहाँ पारिस्थितिकी असंतुलन का मतलब क्या है, तो वर्षा तापमान आदि में परिवर्तन, वर्षा तापमान आदि में परिवर्तन, वर्षा तापमान आदि में परिवर्तन, ठीक है। तो वर्षा तापमान आदि में परिवर्तन के कारण जो है सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था, ऐसा कौन कहते हैं, तो फेयर सर्विस। तो फेयर सर्विस ने पारिस्थितिकी असंतुलन को जो है सिंधु सभ्यता के पतन का कारण माना। और वो कहते हैं कि सिंधु सभ्यता एक विस्तृत क्षेत्र में फैली थी, क्योंकि सिंधु सभ्यता का जो है विस्तार देके हम तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, वहीं इसका जो जनसंख्या है वो लगभग 40 लाख है। तो कहीं ना कहीं जो है समय बीतता गया और उसके बाद में जो है एक जनसंख्या दबाव हुआ, क्या हुआ, जनसंख्या दबाव, जनसंख्या दबाव। तो जनसंख्या दबाव या जनसंख्या दबाव बढ़ा,
मतलब जनसंख्या वृद्धि हुई, और जब जनसंख्या वृद्धि हुई, क्योंकि हम सिंधु सभ्यता में देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के प्राय सभी घर हैं, सिंधु सभ्यता के प्राय सभी घर, सिंधु सभ्यता के प्राय सभी घर पक्की ईंटों से बने थे। किससे बने थे? पक्की ईंटों से बने थे, पक्की ईंटों से बने थे। अब आप ये चीज बताओ कि जब वो घर पक्की ईंटों से बन रहे हैं और जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो घर तो बढ़ने ही है, जनसंख्या दबाव बढ़ेगा तो संसाधनों की कमी आएगी, संसाधनों की कमी आएगी, तो जनसंख्या दबाव बढ़ेगा तो वन संसाधनों की कमी आई। किसकी कमी आई? वन संसाधनों की कमी, वन संसाधनों। तो जनसंख्या दबाव के कारण वन संसाधनों की कमी, तो वन संसाधनों की कमी हुई। वन संसाधनों की कमी क्यों हुई? क्योंकि सिंधु सभ्यता में प्राय जो सभी घर हैं वो पक्की ईंटों से निर्मित है। अब जनसंख्या बढ़ेगी तो घर भी जो है बढ़ेंगे, ठीक है, और घर जो है बढ़ेंगे, वो घर किससे बने हुए थे? पक्की ईंटों से। और पक्की ईंट किससे बनती थी? आग में पकाई हुई मिट्टी, आग में पकी हुई मिट्टी से ही तो जो है ईंटें बनती थी। अब आग में पकाई हुई ईंटें या जो है मिट्टी से जो है ईंटें बनती थी। अब ईंटें बनाने के लिए क्या चाहिए? लकड़ी। क्या चाहिए? लकड़ी। तो जो है लकड़ी जो है या जंगल जो है काटना शुरू किए सिंधु सभ्यता के लोगों ने। अब सिंधु सभ्यता के लोगों ने जो है लकड़ी काटना शुरू की, वन काटने शुरू किए, तो आपने पढ़ा होगा कि जब वन संसाधनों की कमी होगी तो कहीं ना कहीं वर्षा में कमी आएगी। तो वन संसाधनों की कमी से क्या होगा? वर्षा में कमी आएगी, वर्षा में कमी आएगी। और जब वर्षा में कमी आएगी तो नदियों का पानी सूख जाएगा। क्या होगा? नदियों का पानी सूख जाएगा। तो क्योंकि सिंधु सभ्यता है, वो सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? तो सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है वो कृषि है। वो क्या है? सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि है। तो कृषि ठप हो गई। अब कृषि जब ठप होगी तो जो है व्यापार भी ठप हो जाएगा। तो सिंधु सभ्यता की आर्थिक समृद्धि का सबसे बड़ा कारण क्या था? तो आर्थिक समृद्धि का सबसे बड़ा कारण जो है विदेशी व्यापार था। तो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार भी ठप हो गया, और जो है आर्थिक समृद्धि का जो सबसे बड़ा कारण था विदेशी व्यापार, वो भी ठप हो गया। तो कहीं ना कहीं जो है इस प्रकार से जो है सिंधु सभ्यता का पतन का कारण क्या माना जाता है? पारिस्थितिकी असंतुलन को जो है सिंधु सभ्यता के पतन का कारण किसने माना है? तो फेयर सर्विस ने माना है। किसने माना है? फेयर सर्विस ने माना है। इसी आधार पर जो है जॉन मार्शल ने क्या कहा था पहले, कि बाढ़ सिंधु सभ्यता के पतन का कारण है। फिर उन्होंने एक मत और दिया है, तो अन्य मतों में देखें हम, एक क्या है? तो एक है प्रशासनिक शिथिलता, प्रशासनिक शिथिलता। तो प्रशासनिक शिथिलता सिंधु सभ्यता के पतन का कारण किसने माना है? जॉन मार्शल ने माना है, जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल ने जो है प्रशासनिक शिथिलता को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण माना है। वो कहते हैं कि विदेशी व्यापार में कमी के कारण, विदेशी व्यापार में कमी के कारण क्या कहते हैं जॉन मार्शल? कि विदेशी व्यापार में कमी के कारण, कमी के कारण, तो विदेशी व्यापार में कमी आने के कारण सभी काम ठप हो गए, सभी काम ठप हो गए। क्या हो गए? सभी काम जो है ठप हो गए। और प्रशासनिक शिथिलता आ गई, शिथिलता आ गई, ठीक है। तो विदेशी व्यापार में कमी के कारण सभी व्यापार ठप हो गए और प्रशासनिक शिथिलता आ गई। तो इस प्रकार से जॉन मार्शल सिंधु सभ्यता के पतन का कारण क्या मानते हैं? तो प्रशासनिक शिथिलता मानते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक और बचा हुआ है क्या? विदेशी व्यापार में गतिरोध। तो इसी प्रकार से W.F. अल्ब्राइट, कौन?
WF अल्ब्राइट क्या कहते हैं? विदेशी व्यापार में गतिरोध, विदेशी व्यापार व्यापार में गतिरोध। तो विदेशी व्यापार में गतिरोध सिंधु सभ्यता के पतन का कारण किसने माना है? तो WF अल्ब्राइट, WF अल्ब्राइट। तो WF अल्ब्राइट ने जो है सिंधु सभ्यता के पतन का कारण विदेशी व्यापार में गतिरोध को माना है। किसको माना है? विदेशी व्यापार में गतिरोध को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण किसने माना है? WF अल्ब्राइट ने। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों पर चर्चा की है। और एक बार मैं जो है संक्षिप्त में एक बार और बता देता हूं, जिससे आपके मस्तिष्क में जो है बिल्कुल एकदम से ठीक तरीके से बैठ जाए सिंधु सभ्यता का पतन, और जो है आपको बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े, एक ही बार में काम हो जाए आपका। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है सिंधु सभ्यता के पतन को जो है शुरुआत से देखते हैं। तो सिंधु सभ्यता का पतन हमने देखा कि सिंधु सभ्यता का जो पतन है वो एक क्रमिक घटना है। क्या है? क्रमिक घटना है या प्रक्रिया है। तो जो घटना होती है वो एकाएक घटित होती है, एक निश्चित समय होता है घटना का। ठीक है, एक निश्चित क्षेत्र होता है घटना का, निश्चित समय होता है। तो एकाएक जो घटित होती है उसे घटना कहा जाता है। वही जो है प्रक्रिया निरंतर चलने वाली होती है। प्रक्रिया क्या होती है? निरंतर चलने वाली होती है। अर्थात सिंधु सभ्यता का पतन है वो निरंतर धीरे 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 होता रहा होगा, एकाएक नहीं हुआ होगा, क्योंकि एकाएक किसके अंतर्गत आएगा? वो घटना के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम इस पर फोकस करेंगे कि सिंधु सभ्यता का जो पतन है वो कहीं ना कहीं एक प्रक्रिया का परिणाम है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखें कि पतन का तात्पर्य क्या है। पतन का तात्पर्य क्या है कि कब हम कह सकते हैं कि किसी सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है, तो जब सभ्यताओं की मूल विशेषताएं हो, किसी सभ्यता की मूल विशेषताएं जब समाप्त हो जाएं, तो हम कह सकते हैं कि भाई फलानी सभ्यता का जो है पतन हो गया। जैसे सिंधु सभ्यता की जो मूल विशेषताएं क्या थी? तो जैसे नगरीकरण सिंधु सभ्यता की मूल विशेषता थी। उसके जो सड़कें बनी थी, नालियां बनी थी, वो ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। ठीक है, तो जब सिंधु सभ्यता की ये जो मूल विशेषताएं हैं वो समाप्त हो गई, तो हमने कहा कि सिंधु सभ्यता का जो है पतन हो गया। वर्तमान समय में भी हम देखें कि जब कोरोना का टाइम आया था, तो कोरोना के समय में जब उसका प्रभाव सर्वाधिक जो है शहरों में दिखाई दिया, तो जब वो शहरों से जो है लोग, मान लीजिए कि शहरों से लोग फिर कोरोना के कारण जो है, कोरोना जैसी महामारी के प्रभाव के कारण जो है शहरों से गांव की ओर पलायन करने लगे। ठीक है, तो शहरों में क्या था? शहरों में जो है ऊंची ऊंची बिल्डिंगें थी। ठीक है, मकान जो है आरसीसी और जो है पत्थरों के बने थे। वहीं गांव में देखें कि द्वारा से बनाने लगे, वो कच्चे मकानों में रहने लगे, झोपड़ी वाले मकानों में रहने लगे। ठीक है, दूध दलिया खाने लगे, सब्जी रोटी खाने लगे। शहरों में क्या था? शहरों में जो है आज देखें पिज्जा बर्गर चल रहा है, चाउमीन चल रहा है, ये भोजन चल रहा है। ठीक है, टिक्की चल रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है जब वो इन शहरों की जो विशेषता है वो समाप्त हो जाए और जो गांव की जो विशेषता है वो शुरू हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि फलाने शहर की जो है या फलाने समय की जो है सभ्यता है वो समाप्त हो गई। ठीक है, या उसका पतन हो गया। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हमने पतन को देखा, पतन को दो भागों में बांटा कि आकस्मिक पतन देखा। आकस्मिक पतन में कौन है? तो आर्यों का आक्रमण है। आर्यों का आक्रमण, फिर बाढ़, फिर मलेरिया जैसी महामारी, फिर भौतिक रासायनिक परिवर्तन और फिर भूतात्विक परिवर्तन। भूतात्विक परिवर्तन को ही जल प्लावन या विवर्तन या विक्षोभ कहा जाता है। ठीक है, तो क्या क्या? आर्यों का आक्रमण, बाढ़, मलेरिया, भौतिक रासायनिक परिवर्तन और भूतात्विक परिवर्तन। वही जो है क्रमिक पतन में देखें, किसमें? क्रमिक पतन में, तो नदियों के मार्ग में परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी परिवर्तन। ठीक है, अब एक एक से देखते हैं। पहला है आर्यों का आक्रमण। तो आर्यों का आक्रमण सिंधु सभ्यता के पतन का कारण किन किन लोगों ने कहा है? तो ये चार लोग दिए हुए हैं, आपको याद करने हैं। गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट और आरपी चंद्रा। कौन कौन है? गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर,
स्टुअर्ट पिगट और आरपी चंद्रा, तो इन लोगों ने जो है आर्यों के आक्रमण को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण माना। ठीक है, और ये लोग कहते हैं कि ये इन्होंने क्या तर्क दिया कि मोहनजोदड़ो से जो नरकंकाल मिले हैं, कितने नरकंकाल मिले हैं? 42। तो मोहनजोदड़ो से जो 42 नरकंकाल मिले हैं, तो उन नरकंकालों के सिर पर धारदार घाव है। ठीक है, अस्त्र से जो है, तलवार जैसे हथियार से जो है घाव किए गए होंगे। तो ये लोग कहते हैं कि जो धारदार घाव है, तो कहीं ना कहीं जो है आर्यों के आक्रमण के फलस्वरूप इस सभ्यता का पतन हुआ, क्योंकि उन लोगों ने जो आक्रमण किया होगा, दोनों के बीच में युद्ध हुआ होगा, आर्यों के बीच में और सिंधु सभ्यता के लोगों के बीच में। ठीक है, तो आर्यों ने जो है सिंधु सभ्यता का पतन कर दिया। ये कौन लोग कहते हैं? तो गार्डन चाइल्ड, स्टुअर्ट पिगट, मार्टिमल व्हीलर और आरपी चंद्रा कहते हैं। अब हम इस जो मोहनजोदड़ो से 42 नरकंकाल मिले हैं, इस बात को हम किस प्रकार से खंडन कर सकते हैं? तो जो देखो, मोहनजोदड़ो से हमें सिर्फ 42 नरकंकाल मिले हैं और ये 42 नरकंकालों को याद और मानते हैं। अब वो सिंधु सभ्यता की जो जनसंख्या है वो तो 40 लाख है। तो सिंधु सभ्यता की जब जनसंख्या टोटल 40 लाख है, उनमें जो है नरकंकाल मिले हैं 42, तो हम कैसे कह सकते हैं कि भाई सिंधु सभ्यता का जो पतन है वो जो है आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ था? ठीक है कि नहीं? तो इस बात का खतन हो गया, पतन जो खंडन हुआ। इसके बाद में जो हम देखें अगला कारण है कि आधुनिक शोधों के अनुसार भी हम देखें कि आधुनिक शोधों के अनुसार जो 42 नरकंकाल मिले हैं वो अलग अलग काल से संबंधित हैं। ठीक है, किससे संबंधित है? वो अलग अलग काल से संबंधित है। तो अलग अलग काल से संबंधित है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो आर्यों ने एकदम से अचानक से आक्रमण किया और जो है सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। फिर जो है गार्डन चाइल्ड, मार्टिमल व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट, आरपी चंद्रा एक और तर्क देते हैं। वो तर्क क्या है कि हड़प्पा से जो कब्रिस्तान एच प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ है? कब्रिस्तान एच प्राप्त हुआ है, वो आक्रमणकारियों का है। किसका? एक कंकाल प्राप्त हुआ है हड़प्पा से, कब्रिस्तान एच। तो हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ है? कब्रिस्तान एच, और कब्रिस्तान एच है वो प्रवर्ती हड़प्पा काल से संबंधित है। और यहाँ से एक कंकाल प्राप्त हुआ है, तो इन लोगों ने माना है उस कंकाल को कि एक आक्रमणकारी का कंकाल है। ठीक है, किसका है? आक्रमणकारी का कंकाल है, मतलब आर्यों का जो है, किसी आर्य का जो है ये कंकाल है। अब हम आर्य की जो है डेट देखें कि आर्य तो आना प्रारंभ कब से हुए हैं? 1500 ईसा पूर्व से। कब से? 1500 ईसा पूर्व से। बल्कि जो है सिंधु सभ्यता समाप्त हो गई थी जो है 1750 ईसा पूर्व में। तो इन 2.5 सालों का अंतर कौन पूरा करेगा? इन 2.5 सालों का अंतर पूरा कौन करेगा? तो इस बात को भी जो है हम नकार सकते हैं कि जो है सिंधु सभ्यता के पतन का कारण क्या? आर्य लोग नहीं है। ठीक है, अब यही जो लोग हैं आर्यों के आक्रमण का कारण पतन माना है इन लोगों ने, मतलब गार्डन चाइल्ड, स्टुअर्ट पिगट, मार्टिमर व्हीलर, आरपी चंद्रा। ठीक है, तो ये लोग क्या कहते हैं कि ऋग्वेद के जो 6वां मंडल है, मतलब ऋग्वेद में जो है हरयूपिया शब्द है, तो हरयूपिया की पहचान हड़प्पा से की है। और ऋग्वेद में दिया है कि हरयूपिया को नष्ट किसने किया था? इंद्र ने। और ऋग्वेद में ही इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का अर्थ क्या होता है? दुर्गों को नष्ट करने वाला। और हड़प्पा जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता में दुर्ग है भी, क्योंकि पश्चिम में क्या स्थित होते थे? दुर्ग। उनको जो सिटाडेल या दुर्गीकृत किया जाता था। ठीक है, तो ये आधार क्या मानते हैं कि जो है ऋग्वेद में हरयूपिया शब्द दिया गया है। हरयूपिया का अर्थ ये लोग हड़प्पा को मानते हैं, और हरयूपिया को या हड़प्पा को नष्ट किसने किया था? इंद्र को। इसलिए ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहा गया है? तो इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का अर्थ होता है दुर्गों को नष्ट करने वाला या पुरों को नष्ट करने वाला। और दुर्ग सिंधु सभ्यता में है भी, ये लोग कहते हैं। दूसरा क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद में जो है वृत्तासुर हंता कहा गया है इंद्र को। वृत्तासुर हंता का अर्थ क्या होता है? तो वृत्तासुर की हत्या कर जल को मुक्त कराने वाला। वृत्तासुर की हत्या कर जल को मुक्त कराने वाला। यहाँ वृत्तासुर का अर्थ है मोहनजोदड़ो के। मोहनजोदड़ो को नष्ट कर, मोहनजोदड़ो में स्थित जो बांध है उसे नष्ट कर जल को मुक्त कराया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद तो ये जो लोग हैं गार्डन चाइल्ड, मार्टिमल व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट और आरपी चंद्रा, ये कहते हैं, इनकी जो विचारधारा है या हम निष्कर्ष निकालें वो कहीं ना कहीं के ये आर्यों के आक्रमण की जो अवधारणा है वो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण पर आधारित है या साम्राज्यवादी उद्देश्य से प्रेरित है। क्योंकि ये जो लोग अंग्रेज हैं, ठीक है, तो ये जो लोग इसका संबंध इस प्रकार से लगाते हैं कि जैसे
प्रारंभ में जो है यहाँ सिंधु सभ्यता थी, ठीक है, और आर्यों ने आक्रमण करके सिंधु सभ्यता का पतन कर दिया, या सिंधु सभ्यता के लोगों पर शासन किया, मतलब पतन करने के बाद में यहाँ शासन करने लगे। तो ये लोग कहते हैं कि जिस प्रकार से जो है आर्य लोग ने पतन किया है सिंधु सभ्यता का, मतलब तुम लोगों ने पतन किया है सिंधु सभ्यता का, उसी प्रकार से हम यहाँ आकर हम शासन कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या चीज है, ठीक है। तो इस प्रकार से आर्यों के आक्रमण की अवधारणा है वो साम्राज्यवादी उद्देश्य से प्रेरित है, ठीक है। अब सिंधु सभ्यता के पतन का दूसरा कारण है बाढ़। सिंधु सभ्यता के पतन का दूसरा कारण देखें कि बाढ़, किन किन लोगों ने जो है बाढ़ को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण माना है। तो जॉन मार्शल, एस.आर. राव, कौन कौन, जॉन मार्शल, एस.आर. राव और अर्नेस्ट मैके। तो जॉन मार्शल, एस.आर. राव और अर्नेस्ट मैके ने बाढ़ को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण माना है। किसको, बाढ़ को। और जॉन मार्शल जब वो भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे, उस समय मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई, और उस खुदाई के दौरान जो है मोहनजोदड़ो से मिट्टी की कितनी लेयरें प्राप्त हुई हैं, तो मिट्टी की 7 लेयरें प्राप्त हुई हैं, ठीक है। तो जब नदी आती है अपने साथ तो अवसाद लाती है, और नदियों में बाढ़ के कारण जो है अवसाद आसपास के क्षेत्रों में बिछ जाते हैं। जैसे एक बार जो है नदी में बाढ़ आई तो अवसाद बिछ गए, फिर दोबारा से आई, इसी प्रकार से जो है 7 बार आई। तो मोहनजोदड़ो के विषय में कहा भी जाता है कि मोहनजोदड़ो 7 बार उजड़ा और पुनः बसा। मोहनजोदड़ो 7 बार उजड़ा और 7 बार बसा। इसी प्रकार से जो है लोथल की खोज और उत्खनन किसने किया था, तो लोथल का खोज और उत्खनन जो है एस.आर. राव ने किया था। तो एस.आर. राव ने यहाँ देखा कि जो है लोथल से तीन जो है लेयर मिली है, किसकी, मिट्टी की। तो मिट्टी की 3 लेयर है लोथल से एस.आर. राव को मिली है। इसी प्रकार से चनुदड़ो का उत्खनन किसने किया, तो अर्नेस्ट मैके ने। तो यहीं से इसी प्रकार की जो है लेयर है चनुदड़ो से भी प्राप्त हुई है। तो बाढ़ को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण किन किन लोगों ने माना है, तो जॉन मार्शल, एस.आर. राव और अर्नेस्ट मैके। जॉन मार्शल, एस.आर. राव और अर्नेस्ट मैके ने सिंधु सभ्यता के पतन का कारण जो है बाढ़ माना है। और अगर आपसे पूछा जाए, 4 ऑप्शन दिए हुए हों और उसमें बाढ़ हो, तो आपको जो है बाढ़ पर निशान मारना है, क्योंकि सर्वाधिक उपयुक्त कारण है, सर्वाधिक उपयुक्त कारण है पतन का, वो क्या है, वो बाढ़ ही है। तो सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या है, पतन का जो है बाढ़ है, ठीक है। इसके बाद मलेरिया जैसी महामारी को भी सिंधु सभ्यता के पतन का कारण माना है। और मलेरिया जैसी महामारी को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण किसने माना है, के.यू.आर. कैनेडी ने। किसने, के.यू.आर. कैनेडी ने मलेरिया जैसी महामारी को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण माना है। के.यू.आर. कैनेडी ने तर्क दिया कि मोहनजोदड़ो से जो कुछ नरकंकाल प्राप्त हुए हैं, उन आधारों पर इसने निष्कर्ष निकाला कि मलेरिया जैसी महामारी के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था, ठीक है। लेकिन इस बात का खंडन हम कर सकते हैं कि कुछ ही नरकंकालों के आधार पर इतनी बड़ी सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हो गया। तो इस बात को हम पूर्णतः सत्य नहीं कह सकते कि मलेरिया जैसी महामारी के कारण ही जो है सिंधु सभ्यता का पतन हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है अगला है भौतिक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक रासायनिक परिवर्तन, इसी को कहते हैं अदृश्य गाज। तो भौतिक रासायनिक परिवर्तन या अदृश्य गाज सिंधु सभ्यता के पतन का कारण किसने माना है, तो रूसी विद्वान है एम दिमित्रियेव। कौन से विद्वान है, रूसी विद्वान। तो रूसी विद्वान एम दिमित्रियेव ने भौतिक रासायनिक परिवर्तन को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण माना, या अदृश्य गाज को जो सिंधु सभ्यता के परिवर्तन का कारण माना। और वे कहते हैं कि यहाँ एकाएक रूप से जो है 1400 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हुई। तो वे क्या कहते हैं एम दिमित्रियेव कि सिंधु सभ्यता में एकाएक 1400 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हुई, जिसके कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। जिस प्रकार से जो है महाभारत में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, उसी प्रकार से सिंधु सभ्यता में एक विस्फोट हुआ और उस कारण से जो है सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। ऐसा कौन मानते हैं, तो रूसी विद्वान एम दिमित्रियेव। तो रूसी विद्वान एम दिमित्रियेव ने भौतिक रासायनिक परिवर्तन या अदृश्य गाज को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण माना है, ठीक है। इसके बाद अगला है भूतात्विक परिवर्तन। तो भूतात्विक परिवर्तन या जल प्लावन या जो है विवर्तनीय विक्षोभ, एक ही बात है। तो भूतात्विक परिवर्तन सिंधु सभ्यता के पतन का कारण किसने माना है, तो जो है एम.आर. साहनी और राइक्स। तो एम.आर. साहनी और राइक्स ने
भूतात्विक परिवर्तन को सिंधु सभ्यता का पतन का कारण माना है। और वे कहते हैं कि विवर्तनीय हलचलों के कारण, कौन कहते हैं, एम.आर. साहनी और राइक्स कहते हैं कि विवर्तनीय हलचलों के कारण भूमि का स्तर ऊपर उठ जाने के कारण जो है मोहनजोदड़ो में सिंधु नदी पर स्थित बांध जो है नष्ट हो गया, और उस बांध में जो पानी था वो पानी किसी खास जगह पर जाकर रुक जाता है, जिस कारण से इस सभ्यता का जो है पतन हो गया। ऐसा कौन कहते हैं, तो एम.आर. साहनी और राइक्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है नदी मार्ग में परिवर्तन। तो नदी मार्ग में परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ, ऐसा कौन कहते हैं, तो एच.टी. लैम्ब्रिक और माधो स्वरूप बत्स। कौन, एच.टी. लैम्ब्रिक और माधो स्वरूप बत्स कहते हैं कि नदी मार्ग में परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। नदी मार्ग में परिवर्तन के कारण किस प्रकार से, कि ये मैंने चित्र के माध्यम से बताया था, और यहाँ पर बताया था कि रावी के मार्ग में परिवर्तन के कारण, रावी नदी के मार्ग में परिवर्तन के कारण जो है हड़प्पा का पतन हुआ, और घग्गर नदी के मार्ग में परिवर्तन के कारण जो है कालीबंगा का पतन हुआ। और घग्गर नदी के बारे में मैंने बताया था आपको कि भारत में सरस्वती नदी को घग्गर नदी कहा जाता है। तो पहले भारत में सरस्वती नदी को पहले क्या कहा जाता था, घग्गर नदी, मतलब सिंधु सभ्यता के टाइम पे। ठीक है, तो भारत में सरस्वती नदी को क्या कहा जाता था, घग्गर नदी। और ये ही सरस्वती नदी को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है, तो हाकरा कहा जाता था। कब, तो सिंधु सभ्यता के समय में। कब, सिंधु सभ्यता के समय में। अब सिंधु सभ्यता के समय में सरस्वती नदी की सहायक नदियां थी, कौन, सतलज और यमुना। कौन, सतलज और यमुना। वर्तमान समय में सतलज सिंधु की सहायक नदी है और यमुना गंगा की सहायक नदी है। तो सतलज जो आज वर्तमान में सिंधु की सहायक नदी है, वो सिंधु सभ्यता के टाइम में जो है सरस्वती की सहायक नदी थी। आज जो है यमुना गंगा की सहायक नदी है, वो सिंधु सभ्यता के समय में सरस्वती की सहायक नदी थी। तो इस प्रकार से जो है नदी मार्ग में परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था। ऐसा मानने वाले लोग कौन हैं, तो एच.टी. लैम्ब्रिक और माधव स्वरूप बत्स हैं। ठीक है, इसके बाद में है जलवायु परिवर्तन। और जलवायु परिवर्तन को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण किन लोगों ने माना है, जलवायु परिवर्तन को सिंधु सभ्यता का पतन का कारण जो है किसने माना है, तो ऑरेलस्टाइन और अमलानंद घोष। ऑरेलस्टाइन और अमलानंद घोष ने जलवायु परिवर्तन को सिंधु सभ्यता का पतन का कारण माना है। वे कहते हैं कि सूखे के कारण या जल की कमी के कारण जो है सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। तो जल की कमी के कारण या सूखे के कारण जो है सिंधु सभ्यता का पतन किसने माना है, तो ऑरेलस्टाइन और अमलानंद घोष ने। ठीक है, इसके बाद पारिस्थितिकी असंतुलन। सिंधु सभ्यता के पतन का कारण किसने कहा है, कि पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था। तो फेयर सर्विस ने, किसने, फेयर सर्विस ने। ठीक है, तो वे कहते हैं कि जैसे धीरे धीरे जो है सिंधु सभ्यता की जनसंख्या में वृद्धि हुई, तो कहीं ना कहीं जनसंख्या दबाव बढ़ा, और जब जनसंख्या दबाव बढ़ा तो एक बात और बता दूं मैं कि यहाँ सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो, उनके जो घर थे वो प्राय पक्की ईंटों से बने थे। तो सिंधु सभ्यता के प्राय सभी घर जो है पक्की ईंटों से बने थे, और ईंटों को पकाने के लिए जो है लकड़ी चाहिए, क्योंकि आग से जो है ईंटें पकाई जाती थी। तो लकड़ी चाहिए, तो लकड़ी काटी होंगी, जंगल काटे हुए होंगे ईंट को पकाने के लिए। तो जब जंगल और लकड़ी काटने के बाद, पेड़ काटने के बाद जो है वर्षा में कमी आई होगी, क्योंकि आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा बचपन में जो है कि पेड़ काटने से जो है वर्षा में कमी आती है, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाने से जो है वर्षा होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार का जो है कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो फेयर सर्विस ने दिया है कि जो है जनसंख्या दबाव हुआ, और जनसंख्या दबाव के कारण वन संसाधनों में कमी आई, और वन संसाधनों में कमी आने के कारण वर्षा में कमी हुई, जिसके कारण जो है फसलों का उत्पादन ही नहीं हुआ। वर्षा नहीं होगी तो फसलों का उत्पादन नहीं होगा, वर्षा नहीं होगी तो नदी में जो है पानी का बहाव है वो तीव्र नहीं होगा, या जो अपवाह तंत्र है वो कमजोर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उसका जो है प्रभाव किस पर दिखाई देगा, कृषि पर दिखाई देगा। ठीक है, किस पर दिखाई देगा, कृषि पर दिखाई देगा। और कृषि सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। कृषि क्या है, सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। और जब कृषि ही नहीं रहेगी तो जो है व्यापार किस प्रकार से होगा, व्यापार भी ठप हो जाएगा। और क्योंकि व्यापार है वो सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था का
वो आर्थिक समृद्धि का सबसे बड़ा कारण है। देखो, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, तो कृषि है। वहीं सिंधु सभ्यता की अर्थ जो आर्थिक समृद्धि है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, तो विदेशी व्यापार है। तो वर्षा की कमी के कारण कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से दोनों ही प्रभावित हो रहे हैं। वहीं जो है कृषि प्रभावित हो रही है और व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। ठीक है, तो प्रशासनिक शिथिलता अगला कारण है कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण जो है सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। जॉन मार्शल ने बाढ़ को भी जो है सिंधु सभ्यता के पतन का कारण माना। फिर उसके बाद में उन्होंने अपने आप को सुधारा और कहा कि जो है प्रशासनिक शिथिलता सिंधु सभ्यता के पतन का कारण है। वे कहते हैं कि व्यापार में कमी आने के कारण क्या हुआ, व्यापार में कमी आने के कारण सभी काम ठप हो गए और प्रशासनिक शिथिलता आ गई, जिसके कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। ठीक है, वहीं WF अल्ब्राइट कहते हैं कि विदेशी व्यापार में गतिरोध के कारण, WF अल्ब्राइट क्या कहते हैं कि विदेशी व्यापार में गतिरोध के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। विदेशी व्यापार में गतिरोध के कारण सिंधु सभ्यता में पतन हुआ। ठीक है, तो कुछ समझ में आया? एक दो बार और देख लेना इस वीडियो को, ठीक है, जिससे जो है बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़ेगी। अधिकांश लोगों को ये सिंधु सभ्यता का पतन से संबंधित ये कारण है या मत है वो समझ में नहीं आते हैं। मैंने बिल्कुल सरल तरीके से सिंधु सभ्यता के पतन को पढ़ाया है। एक बार वीडियो याद कर दोबारा से देख लीजिए, उसे अपने पेज पर लिखकर जो है उसे याद कर लीजिए, एक दो बार रिवीजन कर लीजिए और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सिंधु सभ्यता के पतन से जो संबंधित प्रश्न है वो आपके प्री में भी आएंगे और मेंस में भी आएंगे। मेंस में इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है कि सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों पर चर्चा कीजिए। तो आपको जो है मैंने पूरा बता दिया है कि क्रमिक पतन, आकस्मिक पतन, क्रमिक पतन में लिख दीजिए और आकस्मिक पतन में लिख दो। उसके बाद बता दो कि सिंधु सभ्यता जो है सिंधु सभ्यता का इतना बड़ा क्षेत्रफल है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, किसी एक कारण के कारण, एक कारण के एक कारण जो है सिंधु सभ्यता का पतन होना संभव नहीं है। इसके लिए कहीं ना कहीं एक या मतलब दो या दो से अधिक कारण रहे होंगे सिंधु सभ्यता के पतन से। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों पर चर्चा की। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करना, ठीक है, शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।